नसरीना दिलावर बलोच का ताल्लुक BLA से था। क्या नसरीना बलोच भी महजबीन बलोच की तरह बहुत बड़ी दहशतगर्द थी? क्या उसका नाम 4th शेड्यूल में था? क्या उसके खिलाफ दर्जनों FIRs थीं और वो मफरूर थी? बलोच कौमी गैरत पर बार बार वार क्यों किया जा रहा है? बलोचों को ग्रैंड डायलॉग में इंगेज करने की बजाय उन्हें हथियार उठाने पर मजबूर क्यों किया जा रहा है? बलोच आइन की तरफ देखता है, बलोच सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखता है, पार्लियामेंट की तरफ देखता है, लेकिन जवाब क्या आता है? डॉक्टर महरंग बलोच ने बलोच नौजवान के सामने जलते सुलगते और सिसकते बलोचिस्तान की जेल में बैठकर हैरत अंगेज मंजर कशी की है और नौजवान को पैगाम दिया है कि जुल्म के खिलाफ खड़े होने के लिए जदोजहद नागुज़ीर होती है। 15 साल नसरीन बलोच की जबरी गुमशुदगी जुल्म और बर्बरियत के चेहरे को अयां करती है। डॉक्टर महरंग बलोच ने नौजवानों के लिए क्या पैगाम दिया है, उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और समीदीन बलोच ने गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि बलोचिस्तान एक ऐसे रीजन में तब्दील किया जा रहा है जहाँ इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ और हर किस्म के जंगी जराइम मामूल बनते जा रहे हैं। बलोच रहनुमा शाली बलोच का कहना है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ मकामी लोगों के इज्तिमाई शऊर पर एक बहुत बड़ा सकाफती हमला है। नसरीना दिलावर बलोच के हवाले से बलोचिस्तान में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हम आज के व्लॉग में तफसील से डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ NB न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में अपनी आरा भी दिया करें और मेरे प्रोग्राम्स को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें ताकि मेरे रीच में इजाफा हो सके। आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज़ जो मैंने व्लॉग किया था उसमें आपको बताया था कि अब 24 घंटों के दौरान बलोचिस्तान से कमोबेश जो है वो 20 बलोच नौजवानों को जबरी तौर पर लापता किया गया था, जिसमें डेरा बुगटी के 15 लोग भी शामिल थे। लेकिन उसके बाद मज़ीद 10 लोगों को जबरी तौर पर लापता किया गया। यानी बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब ये मामला कराची तक पहुंच चुके हैं, कराची के इलाके माड़ीपुर तक पहुंच चुके हैं, जो हमेशा फोर्सेस के निशाने पर रहता है। पंजगूर में फोर्सेस की कार्रवाई के नतीजे में 3 अफराद नज़ीर बलोच, बीबगर बलोच और अताउल्ला बलोच को उस वक्त हिरासत में लेकर लापता किया गया जब अपने ख़ानदान के हमरा सफ़र पर थे। यानी शाहिदीन के मुताबिक इस दौरान नज़ीर बलोच के बेटे शहजाद बलोच और अताउल्ला के भाई जंगियान बलोच को भी रास्ते में से उठा लिया गया। यानी मजमूई तौर पर पंजगूर से 5 लोगों को जबरी तौर पर लापता किया गया। उसके अलावा गवादर तलार चेक पोस्ट पर सनाउल्ला बलोच वल्द दीन मोहम्मद बलोच को गाड़ी से उतार कर हिरासत में लिया गया और फिर जबरी तौर पर लापता कर दिया गया। इससे ही सिलसिला सोराब में भी रहा। सोराब के ग्रेड स्टेशन लिंक रोड पर सिविल कपड़ों में मलबूस अफराद ने मोहम्मद असलम के घर में घुसकर उसके बेटे मोहम्मद शोएब को हिरासत में लेने के बाद लापता कर दिया है। इसके अलावा कराची के इलाके माड़ीपुर से भी 2 अफराद पीर जान वल्द जमाल और अब आबिद वल्द करीम बख्श को एहलकारों ने उठाया और जबरी तौर पर लापता कर दिया। तो पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि अल्फिया सोहेल और फरवा को भी 27वीं यानी तरमीम पर के एहतजाज में कि फ़ोटोग्राफी और रिपोर्टिंग करने के जुर्म में उन्हें हिरासत में लिया गया। उसके बाद फिर लापता किया गया और फिर रात को देर से बताया गया कि वो सदर वुमेन थाने पर मौजूद हैं। इसके अलावा सोराब से अभी इतलात मौसूल हुई हैं कि वहाँ पर मोहम्मद शोएब वल्द मोहम्मद असलम बारूनी को भी मुबैना तौर पर फोर्सेस ने ज़बरदस्ती हिरासत में लेने के बाद यानी लापता कर दिया। तो मजमूई तौर पर 10 अफराद अगर हम करें, 10 ये हैं और 15 जो है वो कल उठाए गए थे, जिनको अपना डेरा बुगटी से 15 लोगों को उठा लिया गया। यानी बलूचिस्तान में इस वक्त एक मखसूस एजेंडे के तहत मिसिंग पर्सनस में यानी नौजवानों को की जबरी गुमशुदगियों में हैरतनाक हद तक इजाफा आया और ये इजाफा बहुत ही तशवीशनाक है। तो इसी तरह मैं इससे पहले कि मैं आपको एक और अपना जो मेन स्टोरी है उसकी तरफ ले जाऊँ, मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि बलोच यकजहती कमेटी
मीडिया डिपार्टमेंट बालाच मोला बख्श के कत्ल की बरसी के महीने और बलोच लॉन्ग मार्च के आगाज़ पर नस्ल कशी के खिलाफ मार्च की तारीखी वाक़े पर मबनी एक दस्तावेजी फ़िल्म पेश करने जा रहा है। दस्तावेजी फ़िल्म 25 नवंबर को BYC के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ की जाएगी 25 नवंबर को। नाज़रीन, अब हम बात कर लेते हैं अहम तरीन जो हमारा मामला है। वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डॉक्टर महरंग बलोच के हवाले से, यानी नसरीना दिलावर बलोच के हवाले से कि उनकी जबरी गुमशुदगी पर जो बहुत बड़ा इस वक्त बलूचिस्तान में रद्द-ए-अमल आया है, ये रद्द-ए-अमल यूँ समझ लें कि आटे में नमक के बराबर है। इस पर मैं बात करता हूँ, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर महरंग बलोच जी असीर BYC के असीर कायद डॉक्टर महरंग बलोच, उन्होंने एक पैगाम भेजा है जेल से नौजवान के लिए, और वो पैगाम इंतहाई मानाखेज है। उन्होंने क्या कहा है ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्टर महरंग बलोच ने बलोच नौजवान पर वाज़े कर दिया है कि कौमें तलवार से नहीं हौसले से ज़िंदा रहती हैं। मज़लूम कौमें जब सवाल उठाती हैं तो दीवारें हिलती हैं। मैं कैद में हूँ मगर मेरी सोच आज़ाद है। तुम बाहर हो, अपनी सोच की आज़ादी की हिफाजत करो। हौसला वो रोशनी है जो कैद की दीवारों से बाहर निकल जाती है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा फ़र्ज़ है और यही तुम्हारी असली मुज़ाहमत है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि आज बलूचिस्तान झुलस रहा है, मगर तारीख़ हमें सिखाती है कि जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए जदोजहद नागुज़ीर होती है। हमारे हालिया तहरीक दरअसल जबर के निज़ाम के ख़िलाफ़ वो लड़ाई है जिसकी भारी जिम्मेदारी ख़ास तौर पर बलोच नस्ल यानी तुम्हारी नस्ल पर है। जब माँ का बेटा बरसों लापता हो, जब औरतें जबरी तौर पर उठा ली जाएं, जब गांव खौफ की गिरफ्त में आ जाएं और जब बच्चों के ख्वाब छीन लिए जाएं, तो ये मामला सिर्फ सियासी नहीं रहते बल्कि इंसानियत की शिकस्त बन जाते हैं। उन्होंने कहा है कि नसरीना बलोच के लापता होने पर जो है वो पाकिस्तानी फोर्सेस बिला इम्तियाज़ बलूचिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम की मुर्तकिब हो रही हैं, और ये सब बलोच नस्ल कशी ही है। रियासती जबरी गुमशुदगियाँ और महदूद वसाइल के बावजूद जब तुम तालीम हासिल कर रहे हो तो ये हर बलोच नौजवान की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो कौमी तहरीक से वाबस्ता हो और अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाए। डॉक्टर महरंग बलोच ने मज़ीद कहा है कि तारीख़ गवाह है कि कौमें तलवार से नहीं हौसले से ज़िंदा रहती हैं। वो नौजवान जो जुल्म के साए में भी ख्वाब देखने की हिम्मत रखता है, वही तारीख़ की धारा बदलता है। तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ना या एहतजाज करना नहीं है, तुम्हारा काम है उम्मीद को ज़िंदा रखना, क्योंकि नाउमीदी किसी कौम की सबसे बड़ी शिकस्त है। डॉक्टर महरंग बलोच ने कहा है कि हर दौर में सबसे बड़ी मुज़ाहमत सोचने की जुर्रत रही है। मज़लूम कौमें जब सवाल उठाती हैं तो जालिम की दीवारें हिलती हैं, जबर की दीवारें हिलती हैं। जब अल्फाज के माने अवाम खुद तय करते हैं तो शऊर आज़ाद होता है। जो जहन सोचने से इनकार कर दे वो अपने ही कैद बन जाता है। इल्म वो नज़रिया है जो हकीकत को पहचाने, सवाल उठाने और जुल्म के परखने की ताकत देता है, जबकि जिंदा कौमें तालीम को कौमी तरक्की का ज़रिया बनाती हैं, न कि तालीम महज डिग्री हासिल करने का ज़रिया समझती हैं। आप नौजवान फ़लसफ़ा पढ़ो ताकि सवाल उठाने का सलीका सीख सको, सियासत पढ़ो ताकि समझ सको कि कौन तुम पर हुक्मरानी करता है, तारीख़ पढ़ो ताकि जान सको कि वाक़यात कैसे तराशे जाते हैं। किसी की आवाज़ लिखी जाती है और किसी की खामोशी तारीख़ में दफन कर दी जाती है। टेक्नोलॉजी और साइंस से डरो नहीं। साइंस और टेक्नोलॉजी को सिर्फ रोज़गार का ज़रिया नहीं बनाओ, बल्कि उन्हें बलोच कौमी बका और कौमी तरक्की का ज़रिया बनाओ। डॉक्टर महरंग बलोच ने कहा है कि मीडिया और बयानिया साजी के दौर में हर खबर एक दावा होती है और हर तस्वीर एक इंतखाब। बयानिया को पढ़ना सीखो। खबर के माखज़, ज़बान के इशारे और मंजर के छुपे हुए हिस्सों को नोट करो। जिस बात को सब कह रहे हों उसको सबसे पहले परखो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी के लिए 3 वादे लिखो।
पहला, तुम सच की तलाश कभी नहीं छोड़ोगे। नंबर 2, तुम अपनी सलाहियतें कौम के काम में लगाओगे, चाहे वो कदम कितना ही छोटा क्यों ना हो। तुम कौमी ज़बान और शनाख्त के एहतराम को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाओगे। डॉक्टर महरंग बलोच के पैगाम के आखिरी पैरा में लिखा हुआ है कि मैं कैद में हूँ मगर मेरी सोच आज़ाद है। तुम बाहर हो, अपनी सोच की आज़ादी की हिफाजत करो। हौसला वो रोशनी है जो कैद की दीवारों से बाहर निकल जाती है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा फ़र्ज़ है, यही तुम्हारी असली मुज़ाहमत है। डॉक्टर महरंग बलोच, हुदा जेल, कोयटा। डॉक्टर महरंग बलोच को ये पैगाम जारी करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, उन्होंने एक नौजवान को खिताब किया है, नौजवान बलोच को खिताब किया, क्योंकि शायद मेरा जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि बलोच नौजवान वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा या उस तरीके से चीज़ों को नहीं समझ पा रहा। तो बहरहाल अगर हम इसको इंटरप्रेट करने पर चलेंगे तो हमारा पूरा प्रोग्राम यहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नसरीना बलोच के हवाले से कि आखिर ऐसा क्या है कि क्यों आखिर नसरीना बलोच के मामले पर इतने कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, क्यों सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान सा बरपा है। क्या नसरीना बलोच का ताल्लुक BLA से था? जनाब, इस हवाले से जो रियासती सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, रियासती सोशल मीडिया अकाउंट्स, आपको पता है कि वो बयानिया बनाने की कोशिश करते करते अपने ही गले में पूरी फिल्म डाल लेते हैं और फिर रियासत को एक्सपोज कर देते हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को नंगा करके खड़ा कर देते हैं। ऐसा ही मामला नसरीना बलोच के हवाले से भी हुआ है। उन्होंने एक तस्वीर जारी की है जिसमें इशारा दिया है कि ये नसरीना बलोच है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। अब ये तस्वीर 2020 की है जो BLA ने खुद रिलीज़ की थी और नसरीना बलोच की उम्र इस वक्त 15 साल है। तो अगर हम इस वक्त 2025 के आखिर में जी रहे हैं, अगर हम 20 साल पीछे चले जाते हैं तो उस वक्त नसरीना बलोच की उम्र मजमूई तौर पर 10 साल थी। तो क्या नसरीना बलोच 10 साल की उम्र में BLA की बहुत बड़ी दहशतगर्द बन गई थी? क्या महजबीन बलोच भी दहशतगर्द थी? मतलब जो चीज़ें आप कर रहे हैं उसमें कम से कम खुद को देखो तो सही। जो बयानिया बना रहे हो या जिस तरह चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, उसमें क्या आप दिखा सकते हैं कि नसरीना दिलावर बलोच के खिलाफ कितनी FIRs बलूचिस्तान के कितने थानों में दर्ज हैं? क्या आप हमें बता सकते हैं कि नसरीना बलोच किस अदालत को वांटेड थी? क्या नसरीना बलोच मफरूर जो है वो मुजरिमा थी कि जिसके घर पे रात को 12 बजे जाकर घुसे और घुसकर अब जो है वो एक बच्ची को उठाकर ले गए? मतलब ये जो बात है, बुनियादी तौर पर रिसेंटली 4th शेड्यूल की जितनी भी लिस्टें जारी हुई, क्या उनमें किसी एक लिस्ट में भी नसरीना का नाम था? क्या नसरीना बलोच का नाम 4th शेड्यूल में था? नहीं था ना तो आप FIR दिखा सकते हैं, ना इस वक्त तक आप उन्हें किसी भी अदालत में पेश कर सके हैं। यानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बलूचिस्तान में खुद जो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम करवा के और बलोचों के कत्ल का परवाना हासिल किया है, उसके मुताबिक उस पर भी अमल दरामद करने से कासिर है। कासिर इस लिहाज से है कि भाई आप कब तक रखना चाह रहे हैं किसी पर भी अगर आपको डाउट है तो आप कब तक उसको रखेंगे अपनी तहवील में? कब तक आप उसको इंट्रोगेट करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे? बिलाखिर आपको अदालत में पेश करना चाहिए ना, तो क्यों नहीं कर रहे आप? नहीं कर रहे। तो इसी तरह यूं मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त कि ये बार बार बलोच गैरत पर वार किया जा रहा है, बार बार। नसरीना बलोच का मामला हो, सईद बीबी का मामला हो, सकीना का मामला हो, महर बलोच का मामला हो, नूर खातून का मामला हो, डॉक्टर महरंग का मामला हो, बीबो बलोच का मामला हो, गुलजादी बलोच का मामला हो, ये दीगर खवातीन जो रिसेंटली नईमा कुर्द का मामला हो, महजबीन बलोच का मामला हो, कब तक बलोच गैरत पर आप वार करोगे? कब तक? क्या करना चाह रहे हैं आप? इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस हवाले से समीदीन बलोच ने जो है वो रिस्पॉन्ड किया है और उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा है
कि BYC रहनुमा समीउद्दीन बलोच ने हबचौकी से कम उम्र नसरीना बलोच की गुमशुदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के साथ अब खवातीन और कम उम्र लड़कियों की जबरी गुमशुदगी में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। पिछले 5 महीनों से महजबी बलोच जबरी गुमशुदगी का शिकार होकर ताहाल लापता हैं और अब नसरीना जैसी एक और कम उम्र बच्ची को अगवा करना बलूचिस्तान में ऊंचे दर्जे के रियासती बर्बरियत को जाहिर करता है। बलूचिस्तान एक ऐसी रीजन में तब्दील किया जा रहा है जहां इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ और हर किस्म के जंगी जराइम मामूल बनते जा रहे हैं। मस्क शुदा लाशों की बरामदगी के सिलसिला मुसलसल बढ़ रहा है। यहाँ कानून, इंसाफ और शहरी तहफ़्फ़ुज़ का अमलन कोई वजूद बाकी नहीं है। और इसी तरह शाली बलोच ने भी एक ट्वीट किया और उसने बहुत बड़ी बात की। उसने कहा है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ मकामी लोगों के इज्तिमाई शऊर पर एक बड़ा सकाफ़ती हमला है। हमारे मुआशरे में ख़वातीन हमेशा से एक असूल के तौर पर वक़ार की अलामत रही हैं, लेकिन आज रियासती इदारे बलोचों के ज़ाब्ते अखलाक और असूल को खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रहे हैं और बदकिस्मती से हम रियासती बर्बरियत के सामने रियासत कुछ भी कर सकती है कि उज़ुर से खामोश है। एक रियासत हमेशा मुतफ़िका ज़हनियत, कबूलियत और बाहमी एतमाद और यकीन के साथ बनती है। मैं नसरीना बलोच और कई दीगर बलोच लड़कियों और ख़वातीन की जबरी गुमशुदगियों को बलोच समाजी इक़दार, हैसियत और तरक्की पर बराह रास्त रियासती हमला समझती हूँ और एक बलोच और वुमेन फोरम की नुमाइंदा होने के नाते रियासत और उसके बदनाम इदारों को ऐसी हरकतों से सख्ती से मना करती हूँ। लेकिन मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। मैं ये देखें, बात वही आई कि बलोच औरत किसी भी माशरे की हो, ठीक है, बात बलोच की नहीं है, बात औरत की है। तो औरत किसी भी माशरे की हो वो रेड लाइन होती है, ठीक है ना। बलोच औरत हो या कोई भी औरत हो, औरत रेड लाइन होती है। अगर आप किसी की भी बच्ची को उठा लेंगे तो क्या आपके जवाब में क्या हम बैठे रहेंगे कि आप रियासत हैं और रियासत कुछ भी कर सकती है? कुछ भी कर सकती है का मतलब ये है कि रियासत के साथ हमारा जो एक 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो एक एग्रीमेंट है साथ रहने का, उस साथ में कहीं ये भी लिखा हुआ है कि रियासत हमारे बच्चों, हमारी बेटियों, हमारी माँओं, हमारी बहनों, हमारी बीवियों की इज़्ज़तों की भी मुहाफ़िज़ होगी या जब चाहे उसको तार तार करने का अख्तियार रखती होगी, जब चाहेगी उन्हें बालों से घसीट कर, उनके कपड़े फाड़ कर और उनको उठाकर जेलों में फेंक देगी। क्या बलोच औरतें इतनी गई गुजरी हैं कि बलोच औरतों की गिरफ्तारी के लिए मर्द पुलिस एहलकारों को लाया जाता है जो उन बलोच बच्चियों को घसीटते हैं और उनको नीम बरहना करते हैं और धकेल कर और जो है वो जो पुलिस की मोबाइल से उनमें फेंक देते हैं? क्यों बलोच की गैरत पर बार बार वार किया जा रहा है? मैंने जिस तरह पहले कहा कि इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो ज़रूरत इस चीज़ की थी कि ग्रैंड डायलॉग का आगाज़ हो और आप बलोच को नेगोशिएशन में इंगेज करो। लेकिन आप तो उल्टा ही बलोचों की बच्चियों को बालों से पकड़कर घसीट कर चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को लांग बूटों तले रौंद कर आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? क्या यह है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट जिसके तहत पाकिस्तान का हर शहरी आपके साथ ताउन करता है? बलोच क्या करता है? बलोच पार्लियामेंट की तरफ देखता है कि हमारे हकूक़ के लिए कोई तो कहीं से तो आवाज़ उठेगी। बलोच क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखता है, अदलिया की तरफ देखता है कि शायद हमें कहीं से इंसाफ मिल जाए। बलोच औरतें जाकर अपने हकूक़ के हुसूल के लिए बलूचिस्तान की पथरीले शाहराहों पर जाकर बैठती हैं तपते खोलते दिनों में कि शायद हमें इस वफाक से कोई इंसाफ मिल जाए। लेकिन क्या मिलता है? हिकारत, नफरत, धक्के। सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनती, पार्लियामेंट में जो बैठे हैं वो पता नहीं किस बाप के हैं। GHQ नहीं सुनता क्योंकि GHQ ताकत के नशे में धुत है। अभी तक हम ये तय नहीं कर पा रहे कि मई में जो इंडिया के साथ एक 2-4 घंटे का मुआरका हुआ था उसमें कितने राफेल गिरे थे। अभी तक हम कागज़ और कलम उठाकर, रजिस्टर उठाकर राफेल गिनते फिर रहे हैं। और वो जो अमरीकी चौधरी है ट्रंप,
चौधरी ट्रंप अभी तक ये नहीं पता कर सका कि बुनियादी तौर पर इंडियन राफेल गिरे कितने थे। वो तो हर वक्त जो है ना टुनकी में होता है, कभी 10 गिरा देता है, कभी 4 गिरा देता है, कभी 5 गिरा देता है। तो ये 2-4 राफेल तो गिरे, लेकिन उसके साथ पाकिस्तान में जो कुछ इस वक्त चल रहा है, जिस तरीके से रियासत ताकत के नशे में मगन है, ये आगे चल के पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होने जा रहा है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि बलोच को इंगेज करो निगोशिएट के लिए, एक ग्रैंड डायलॉग का आगाज़ करो। रियासत को हट जाना चाहिए, बैरक्स में चले जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो रियासत के इक़्तिदार की हविस बढ़ती ही जा रही है। आइन को रौंदा जा रहा है, कुचला जा रहा है। 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए, 27वीं आइनी तरमीम के ज़रिए, अब 28वीं आइनी तरमीम आ रही है। जरदारी भाग कर बैठा है दुबई में, और फिर सरफराज भुट्टी उधर जाके उनके कदमों में बैठने के लिए कि मुझे मेरी वजारत आला सलामत रहनी चाहिए, दुबई के चक्कर काट रहा है। जहाँ जरदारी ठहरा हुआ है उस जगह का तवाफ़ कर रहा है कि शायद मेरी कबूलियत हो जाए, लेकिन जरदारी उनसे नहीं मिल पा रहा। तो यहाँ पर जो पावर पॉलिटिक्स की डायनामिक्स हैं वो टोटली तब्दील हो चुकी हैं। उसमें इंसानी हकूक़ के हवाले से कोई चीज़ बाकी नहीं रही। इस हवाले से मज़ीद भी मुझे कुछ बात करनी थी, लेकिन चूंकि टाइम बहुत कम है तो हम इस पर मज़ीद बाद में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।